नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने उन्होंने कुछ ऐसा भाषण दिया है पार्लियामेंट में जिसमें एक तरफ तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के सपोर्टर्स नहीं हैं या फिर अन्य किसी पार्टी से आते हैं वो इसकी कहीं ना कहीं निंदा भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनके इस भाषण पर एक प्रिविलेज नोटिस भी इशू हो चुका है। तो अब सवाल उठता है, इन्होंने ऐसा क्या कहा है? तो सबसे पहले आपको मैं, वैसे तो बहुत लंबी स्पीच है बट उसका अगर मैं कुछ लाइन बोल बताऊं, जिस लाइन पर ये प्रिविलेज नोटिस भी इशू हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। तो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा है, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पढ़ें तो आप पाएंगे उसमें लिखा है, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उभर के आ रहा है, क्या होता है नेशन? अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्टिक करूं विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स ऑफ इट, तो यहां पर हमें जानना चाहिए सबसे पहले तो नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। दोस्तों, यूपीएससी में कई बार आ चुका है ये सवाल और आगे भी आएगा और इस प्रकार के डिबेट्स होते रहेंगे। तो ये इशू हमेशा, वैसे भी ज्वलंत मुद्दा है, हमेशा रहता है, आगे भी रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ आपको और एक टॉपिक है जो कि हमारे पिछले वाइस प्रेसिडेंट जी ने भी एक इसी से मिलता जुलता टॉपिक इन्वोक किया है। तो वो नेशनलिज्म पर है। क्या है सिविक नेशनलिज्म, क्या है कल्चरल नेशनलिज्म। तो इस प्रकार के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हमको देखने मिल रहे हैं। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर मैं स्टिक करूं तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर हम टिप्पणी करें, क्या होता है नेशन, क्या होता है स्टेट, क्या होता है नेशन स्टेट। और इसके बाद मैं एक केस रखूंगा आपके सामने और आप ही से पूछूंगा, क्या है भारत? क्या भारत नेशन है या भारत नेशन नहीं है? ये आप ही डिसाइड करके मुझे कमेंट में लास्ट में बता दीजिएगा। चलिए, तो इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो स्टेट क्या होता है? तो दोस्तों, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें या फिर ज्योग्राफी में भी इससे मिलता जुलता टॉपिक हम कवर करते हैं, ऑप्शनल भी अगर आप पढ़ते हैं तो हमेशा बात होती है नेशन, स्टेट, ये सारे टर्म्स हम पढ़ते भी हैं। तो स्टेट क्या होता है? तो सोवरेन स्टेट होता है वो स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट है, जिसकी एक सोवरेन गवर्नमेंट है, यानी ऐसी गवर्नमेंट है जो किसी पर निर्भर नहीं करती है, किसी के अंदर नहीं आती है, खुद अपने फैसले ले सकती है। इसके सिवा इसकी जो कंट्रोल है स्टेट की मशीनरी की, ब्यूरोक्रेसी की, वो वेल डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसकी वेल डिफाइंड बॉर्डर होते हैं जहां तक इसके फैसले लागू होते हैं। तो क्लियरली डिफाइंड इंटरनेशनल बॉर्डर होता है और ये रिकॉग्नाइज्ड होता है। बाकी स्टेट्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, यहां तक श्रीलंका की बॉर्डर है, ये श्रीलंका का इलाका है। तो ये एक स्टेट का डेफिनेशन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्टेट के क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या पहलू हैं जो कि स्टेट्स के होते हैं, तो पहला है दोस्तों इसमें से पीपल। इस टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो बड़े जरूरी हैं, तो पीपल होने चाहिए उसके अंदर। अगर स्टेट कहलाना है तो उसके अंदर लोग होने चाहिए। ऐसे ही कोई जमीन को आप स्टेट नहीं कहेंगे, उसके अंदर कोई लोग तो होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसकी एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए जिसके अंदर इसके रेसिडेंट्स रहते हैं और उसके लॉज एप्लीकेबल हैं, यानी एक टेरिटरी भी होनी चाहिए जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। तीसरा है गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि वो लोग एक प्रकार की गवर्नमेंट मशीनरी हो जिसकी खुद की लॉ मेकिंग यानी लेजिस्लेटिव बॉडी हो, इंप्लीमेंटिंग यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, जुडिशरी हो यानी कि एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म हो। तो लॉ की इंप्लीमेंट करना, बनाना, एडजुडिकेट करना सब कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ एक वेल डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी या फिर एक ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें खुद के लोग स्टाफ्ड होने चाहिए और वो सारा काम देश के संचालन का देखते हो। इसके सिवा नंबर 4 है सोवरेनिटी होनी चाहिए, यानी कि स्टेट के पास सर्टेन फंक्शंस होने चाहिए जिसके द्वारा वो विद इन द टेरिटरी सर्टेन फंक्शंस को मोनोपोलाइज कर सकती है, यानी उन फंक्शंस को और कोई नहीं यूज करेगा, उन फंक्शंस को इस्तेमाल करने का अधिकार और किसी का नहीं है। जैसे कि अगर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगी तो यूज ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, ये अधिकार बस और बस वहां के स्टेट के मशीनरी के पास ही है। तो ये मोनोपोलाइज किया है। इतने टेरिटरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ
श्रीलंका की करेंसी का इस्तेमाल होगा। तो ये फंक्शन मनी कंट्रोल, कब छापना है, कितना पैसा छापना है, ये फंक्शन वहां की सेंट्रल बैंक कर रही है। तो ये भी क्या है, सोवरेनिटी को ही दर्शा रहा है। वैसे ही आप देखें, सिटीजन्स को टैक्स करना है, ये अधिकार और किसी के पास नहीं है। श्रीलंका में आके चाइना यहाँ के सिटीजन्स को टैक्स नहीं कर सकता, बस और बस श्रीलंका की सरकार कर सकती है, और ये पावर उन लोगों ने दिया है ना। तो वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की सरकार के पास है। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के। तो क्या इंडिया स्टेट है? डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया अब एक सोवरेन स्टेट है। आजादी पाने के बाद से भारत एक सोवरेन स्टेट बन चुका है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज आज के टर्म से हम देखें, फिर वो चाहे भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएसए हो, रशिया हो, ये सब के सब स्टेट हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सभी में अगर हम देखें तो लोग रहते हैं, उनका वेल डिफाइंड टेरिटरी है। वो टेरिटरी अगर आप देखें तो इंटरनेशनली बाकी स्टेट्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक गवर्नमेंट है जिसकी खुद की ब्यूरोक्रेसी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और फिर सोवरेनिटी भी है। वो लोग अपने सर्टन फंक्शंस मोनोपोलाइज करते हैं। अब होता यूं है कि सोवरेनिटी वाली बात है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो सकता है। कोई यूरोपियन यूनियन में आता हो तो यूरो करेंसी इस्तेमाल करता हो। वैसे ही हो सकता है कि कोई यूज ऑफ फोर्स की बात हो तो उसको कितना लिमिट तक करना है, कितना करना है, वो सब मोल्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। बट मोटा मोटी आप देखें तो ये स्टेट के 4 पहलू होते हैं, और आज के टर्म से हम देखें तो ये सभी के सभी स्टेट हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों नेशन। नेशन क्या है? यही वो मुद्दा है जो कि सबसे ज्यादा आप देखें तो इशू भी क्रिएट कर रहा है। इन्होंने कहा है कि इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन, बट इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आखिरकार क्या होता है नेशन? तो दोस्तों नेशन बनता है ग्रुप ऑफ पीपल से, जिनका कहना है, जिनमें एक बॉन्डिंग है, एक फीलिंग है भाईचारा की, फ्रेटर्निटी की, जो कि कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। तो ये क्या है? भारतीय नेशनलिज्म है, भारतीय नेशन है, जिनमें की तो नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिनका कहना है कि उनमें एक कोहेसिव यानी जोड़ने वाला फोर्स है, जिस फोर्स के बेसिस पर वो कहते हैं कि हम एक हैं। अब ये कोहेसिव फोर्स कैसे हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? हम में क्या है वो एक करने वाली चीज? वो हो सकती है कि हमारी कुछ शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी हो, कि हम सब भैया जब बरसात आती है तो मानसून के टाइम खेती बाड़ी करते हैं और उससे हम फसल लगाते हैं और बोते हैं, तो उस टाइम में एक साथ हम सब भगवान को अपना धन्यवाद देते हैं। तो कुछ ऐसा कल्चरल आइडेंटिटी हो सकता है। दूसरा हो सकता है हिस्टोरिकल क्राइटेरिया हो सकता है, कि ये वो लोग हैं जो कि 3000 साल से इसी जमीन में रह रहे हैं, 5000 साल से इसी जमीन में रह रहे हैं, तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। और अन्य कई क्राइटेरिया भी हो सकते हैं नेशन बनने के, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि नेशन बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल शब्दों में, तो नेशंस क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड यूनिट है। ये नेचर से नेशन बन के नहीं आता। एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर लोग रह रहे हैं। अब इस टेरिटरी में भगवान ने नहीं बनाया है कि ये एक नेशन है। नेशन तो यहाँ के लोग हैं जो कि एक दूसरे से यदि भाईचारा रखें, एक दूसरे में समानता देखें, तो वो मिल के नेशन बनाते हैं। और ऊपर से अगर मैं टेरिटरी बना दूं, इस टेरिटरी में एक लॉ लगा दूं, एक मशीनरी बना दूं, तो वो स्टेट हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर स्टेट नेशन हो। तो नेशन एक सोशली कंस्ट्रक्टेड यूनिट है, यानी कि लोग इसके आधार पर हैं, लोग हैं जिस वजह से नेशन बनता है। तो नेशन क्यों बनते हैं? तो क्या है उनमें, क्या नोशन है जो कि एक दूसरे से भाईचारा यानी कुछ कॉमनैलिटी होनी चाहिए। वो कॉमनैलिटी क्या हो सकती है? वो कॉमनैलिटी जिसके बेसिस पर यूनिटी हो रही है लोगों में, वो हो सकती है धर्म के आधार पर, वो हो सकती है एथनिक आइडेंटिटी के आधार पर, आर्यन हैं ये सब के सब आर्यन हैं, है ना। जर्मनी में एक टाइम में था ऐसा। वैसे ही भाषा के आधार पर हो सकता है कि हम सब के सब वो लोग हैं जो कि इटालियन भाषा बोलते हैं। वैसे ही एक आधार हो सकता है नेशन का कल्चरल प्रैक्टिस, कि क्या कल्चरल प्रैक्टिस है, हम सब के सब कैसा हमारा रहना सहना है, एक दूसरे के साथ हमारे कैसे विचार हैं, कितनी एक दूसरे को हम ओपन तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ कल्चरल प्रैक्टिस हो सकता है, क्या खाना पीना है, क्या पोशाक है। तो ये सब एक कल्चरल प्रैक्टिस है जिसके आधार पे भी हम कॉमनैलिटी यानी सेंस ऑफ यूनिटी ढूंढ सकते हैं। तो अब कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर हो, रिलीजन ही फैक्टर हो, एथनिक आइडेंटिटी ही फैक्टर हो, मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनके आधार पर यूनिटी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है हर नेशन का एक स्टेट हो, ये भी आपको बता देता हूं। जैसे कि कर्ड्स एक
अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग मानते हैं। कर्ड्स कहते हैं हम सब हैं, जो कि कर्डिश एक फीलिंग है उनमें, कर्डिश नेशनलिज्म है। लेकिन क्या कर्ड्स का कोई कंट्री है, कोई स्टेट है? नहीं। तो कर्ड्स एक नेशन है जिसका कोई स्टेट नहीं है। रोहिंग्याज वैसे ही हैं, जो कि अपने आप को एक मानते हैं, सर्टेन सेट ऑफ पीपल हैं, लेकिन इनका कोई स्टेट नहीं है। तो रोहिंग्याज भी अगर आप देखें तो दे आर पीपल जो कि नेशन तो है लेकिन स्टेट नहीं है। पैलेस्टीन भी कुछ वैसे ही आप कह सकते हैं। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेशन दो स्टेट में स्प्लिट हो जाए, जैसे कि कोरियन नेशनलिज्म, कोरियन नेशन है, लेकिन कोरियन नेशन दो स्टेट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेशन हो उसमें मल्टीपल स्टेट्स हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। सोवियत यूनियन एक टाइम अगर आप देखें तो आप अगर देखें तो सोवियत नेशनलिज्म कभी बन नहीं पाई, मजबूत नहीं हो पाई, तो इसलिए अलग अलग मल्टीपल नेशनलिज्म्स उसमें रह गए। यूक्रेन अलग रहा, उज्बेकी अलग, कजाक अलग, किर्गिज अलग। लेकिन अगर उनको बांध दिया होता एक सोवियत नेशनलिज्म से, तो सोवियत नेशनलिज्म मजबूत हो जाती। अदरवाइज क्या हुआ, टूट गए, छोटे छोटे स्टेट्स में वो बिखर गए। अब तीसरा टर्म आता है, नेशन समझ गए, स्टेट समझ गए, नेशन स्टेट क्या होता है? दोस्तों ये आइडियल सिचुएशन है। हर नेशन चाहता है नेशन स्टेट बनना, हर स्टेट चाहता है नेशन स्टेट बनना, सबसे स्टेबल सिचुएशन है ये। तो ये क्या हुआ, जब किसी नेशन ऑफ पीपल का अपना सोवरेन स्टेट भी हो जाए तो वो बन जाएगा नेशन स्टेट। मतलब कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो उस इलाके में रह रहे हैं, वो सब में आपस में कोहेसिव फोर्सेस हों, एक दूसरे से जुड़ने वाले भाईचारा वाले फोर्सेस हों, और इसके बाद ये सब के सब कहते हो हम एक हैं। तो क्या बन गए ये सब, एक नेशन बन गया। साथ ही साथ इनकी अपनी भूमि हो, टेरिटरी हो, जिसमें खुद की गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट सोवरेन हो, सारे कैरेक्टर स्टेट वाले भी हो। तो दोनों चीजें जब फुलफिल हो जाएंगी तो वो कहेंगे नेशन स्टेट। जैसे कि जापान देख लीजिए, जापान एक ऐसा है जहां पे लार्जली एक ही नेशनैलिटी के लोग हैं, सबके सब जापानीज नेशनल्स हैं और एक टेरिटरी में रहते हैं। हालांकि परफेक्ट नेशन स्टेट कहीं भी अचीव नहीं होता है, ये मिथ है। परफेक्ट नेशन स्टेट दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। आइसलैंड लोग एग्जाम्पल देते हैं, बट आइसलैंड में भी देखें तो बहुत परफेक्ट नेशन स्टेट वहां भी नहीं है, वहां भी अलग अलग। अब लोग जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम रह रहे हैं, मल्टीपल नेशंस, मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग अलग अलग जगह जाते जा रहे हैं, तो नेशन स्टेट परफेक्ट अचीव नहीं होता। बट मोटा मोटी अगर मैं आपको समझाऊं, नेशन स्टेट क्या हो गया, वो इलाका जहां पे एक सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी हो, भाईचारा हो और अपनी टेरिटरी भी हो। अब नेशन स्टेट बनने के पीछे अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि एक कारण हो सकता है धर्म, रिलीजन के आधार पे नेशन स्टेट बनाया जाया जा सकता है। जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये वो इलाका है जहाँ पे कि सबके सब इस्लाम फॉलो करते हैं, और ये इस्लाम का जो वर्जन है वो कुछ आप देखें तो वहाबी वर्जन है, जिसमें वो अपने आप को उसी वक्त में ले जाना चाहते हैं जहाँ पे अभी थोड़ा चेंज आ रहा है, हालांकि उसी वक्त में ले जाना चाहते हैं, गो बैक टू द टाइम्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो वो अपने आप को उन्हीं का वंशज भी कहते हैं कि हम प्रोफेट मोहम्मद जी के ही वंशज हैं, तो उसी का हमारा अधिकार है, हम ही प्रोटेक्टर हैं सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद के। तो वो एक आधार है नेशन स्टेट बनाने का। दूसरा आधार हो सकता है कल्चर। कल्चर हो गया कि एक शेयर्ड वे ऑफ लाइफ हो, हम सब वही खाना खाते हैं, वैसा ही ड्रेसिंग है, वैसा ही बिहेवियर है, तो वो भी एक आधार हो सकता है लोगों में यूनिटी लाने का। तो कल्चर एक पिलर हो सकती है, आधारशिला हो सकती है आप देखें तो नेशन स्टेट बनाने की। हिस्ट्री हो सकता है, कॉमन पास्ट है हमारा, हम सब का कॉमन पास्ट है कि हम सब यहाँ पे कुछ 4000 साल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज रह रहे हैं 4000 साल से। जरूरी नहीं है सही हो हिस्ट्री बदली भी जाती है नेशन स्टेट बनाने के लिए, है ना। हिस्ट्री इसीलिए मोल्ड भी की जाती है एक लोगों में सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाने के लिए। तो हिस्ट्री जरूरी नहीं है सही भी हो, ये भी आपको बता दूं। जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ नेशनलिज्म हम ढूंढते हैं कुछ हिस्ट्री से। आप देखें तो नेशन स्टेट बनाया गया, हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया इस देश से, हम सब मिलके, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब लड़े और अंग्रेजों को भगाए। तो हम हिस्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन 70-75 साल की पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं और वहां से हम अपने आप को ट्रेस कर रहे हैं। और ज्यादा पीछे चले जाएंगे तो अगेन एक आपको डाइवर्जेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, एक सेंस ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऐसी आने लगेगी जो कि देश के एक सेक्शन को पसंद आएगी तो दूसरे सेक्शन को हो सकता है ना पसंद आए। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं फाइन लाइन है जो कि ट्रेड भी करना पड़ता है। वैसे ही आप देखें लैंग्वेज की बात करें तो अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकते हैं, हो सकता है कोई नेशन स्टेट का
बनाने का तरीका हो, हम वो लोग हैं जो कि हम सब के सब इटालियन भाषा बोलते हैं। वैसे ही हो सकता है टेरिटरी एक तरीका हो सकता है नेशन स्टेट बनाने का, कि हम वो लोग हैं जो कि इंडस से लेके इंडियन ओशन के बीच में जो लैंड है वहां पे रहते आए हैं। तो वो क्या है, वो भी एक आधार है अपने आप को एक यूनिटी का। तो इंडस से लेके इंडियन ओशन तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वही है हमारा देश। तो ये भी एक है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आज के टाइम में इसके लिए भी, क्योंकि अब तो बंटवारा हो गया, तो अब ये वाला जो टेरिटरी तरीका है नेशन स्टेट बनाने का वो भी बहुत एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हो सकता है कॉमन एथनिक एंसेस्ट्री, हम सब के सब आर्य के वंश हैं। जैसे जर्मनी में कहा जा रहा था कि हम सब आर्यंस हैं, आर्यन बेसिस था, एक एथनिक बेसिस थी एंसेस्ट्री की, जिसके आधार पे नेशन स्टेट बनाया जा रहा था। तो अब अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया, कुछ नेशन स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे मल्टीपल नेशनैलिटीज रहते हो, जैसे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की आप बात करें तो वहां पे ब्रिटिश, स्कॉटिश, वेल्श, आयरिश, आज के टाइम में देखें तो साउथ एशियंस, सबके सब रहते हैं। तो इसीलिए परफेक्ट नेशन स्टेट अचीव करना इज अ मिथ। लेकिन नेशन है, हाँ परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अगर देखें तो हम सब में मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, हम सब बहुमुखी आयाम हैं, हम सब के अंदर आप देखें तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, सभी को इंपॉर्टेंस हम देते हैं। तो कोई एक चीज ही नहीं है जो कि हमारे लाइफ में हमें गवर्न करती है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या भारत एक नेशन है? तो इंडिया, एक बात तो मैं पक्का मानता हूं, अगस्त 1947 के पहले भारत एक स्टेट तो नहीं था। भारत एक स्टेट बना आजादी पाने के बाद, और रिपब्लिकन कैरेक्टर हुई उसकी और बाद में 26 जनवरी के बाद। तो उसके पहले भारत एक स्टेट तो नहीं था। लेकिन क्या इंडियन नेशनलिज्म एग्जिस्ट करती थी? क्या आइडिया ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती थी? जी हाँ दोस्तों, हमेशा एग्जिस्ट करती रही है। आप वो देख सकते हैं, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, फिर वो सुभाष चंद्र बोस जी हो जो बंगाल से आते थे, गांधी जी हो जो गुजरात से आते थे, वैसे ही आप रानी गाइडिलू जी देखें जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आती थी, वैसे ही आप साउथ इंडिया से भी देख सकते हैं। तो हमारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स आए हैं, ये सब के सब लड़े हैं किस कॉज के लिए? वो कॉज था आइडिया ऑफ इंडिया। सुभाष जी ने कभी नहीं भारत की आजादी लड़ी कि बंगाल को छुड़वा दो, गांधी जी ने कभी नहीं लड़ाई की अंग्रेजों गुजरात छोड़ के जाओ, आइडिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया हमेशा से एग्जिस्ट किया है, यानी कि एक लिंक हमेशा से रही है जो हम सब को जोड़ती रही है। अलग अलग हम राज्यों से आते हों, अलग अलग भाषा बोलते हों, अलग अलग हमारे कल्चरल ट्रेट्स हों, अलग अलग हो सकता है हमारे एथनिक एंसेस्ट्री रही हो, अलग अलग हमारे धर्म हो सकते हैं, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया हमेशा से भारत में एग्जिस्ट किया है, और वो दिखता है आज भी, वो दिखा है हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी, है ना। तो इंडियन नेशन को फ्री करने के लिए हम सब भारतीय बन के लड़े, हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े, यानी इंडियन नेशनलिज्म हमेशा से एग्जिस्ट की। हमें दर्द होता था जब तमिलनाडु में रहते हुए इंसान को, जो कि वो व्यक्ति को, उनको दर्द होता था जब आप देखें तो पंजाब में गोली चलाई गई जलियांवाला बाग में। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म वॉज देयर इवन देन। क्या आज इंडियन नेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है? देखिए, नेशन एक इमेजिन्ड कंसेप्ट है। ये रिलीजन, कॉमन एथनिक एंसेस्ट्री, टेरिटरी, लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर किसी पर भी क्रिएट हो सकता है, या सम टोटल ऑफ ऑल पे क्रिएट हो सकता है। क्या आज कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। आज जब क्रिकेट मैच होता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, किसके लिए चीयर कर रहे हैं? अब प्लेयर कहीं से भी आए, हमें उससे क्या, हम तो खुशी तब होती है जब भारत मैच जीतता है। तो वो क्या है? दैट इज नेशनलिज्म, दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म। वैसे ही आप देखें अभी गलवान में, है ना, हमारे कर्नल बाबूजी, जब उन्होंने शहादत प्राप्त की, वो कहाँ से आते थे? वो तेलंगाना से आते थे। किसके सीओ थे? कमांडिंग ऑफिसर थे, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। कहाँ लड़ रहे थे? लद्दाख में लड़ रहे थे। तो ये क्या है? और जब उनकी शहादत हुई तो पूरा देश रोया। ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म। तो इंडियन नेशनलिज्म तो हमेशा से एग्जिस्ट करती रही है, अभी भी कर रही है। आज भी आप देखें तो कर्नल बाबूजी, जब इनकी शव यात्रा हुई तो आपको मालूम है पूरे देश ने अश्रु बहाए। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशन के लिए वो केयर करते हैं। इंडियन नेशनलिज्म हमेशा से एग्जिस्ट की है। तो इंडिया इज द नेशन,
ये कहना गलत होगा कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन। हालांकि आपके जो भी व्यू पॉइंट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा। तो दोस्तों नेशनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में और एक डिबेट हो चुका है कल्चरल वर्सेस सिविक नेशनलिज्म। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने एक इंटरनेशनल फोरम में एक बात कही कि कल्चरल नेशनलिज्म भारत को एक सुनामी की तरह बहाता जा रहा है, भारत उसमें बहता जा रहा है। तो कल्चरल नेशनलिज्म सिविक नेशनलिज्म को टेक ओवर कर रहा है। अब क्या मतलब है कल्चरल नेशनलिज्म, क्या मतलब है सिविक नेशनलिज्म, और ये कितना सही है कितना गलत है? क्या सिविक नेशनलिज्म अकेला सफिशिएंट है? क्या कल्चरल नेशनलिज्म अगर प्रोडक्टिव तरीके से देखा जाए तो क्या वो प्रोडक्टिव हो सकता है? तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा और ये समझूंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो कि कहीं ना कहीं हमें समझने में दिक्कत जिसको हो रही है। तो दोस्तों जब भी अन अकेडमी आए यूसी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलती है। साथ ही साथ आपको कहना चाहूँगा यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जाइए संडे को इसका पार्टिसिपेट कीजिए, KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी सीएससी, इसका हिस्सा बने। नए ऑप्शनल के लिए हम चैनल लेके आ रहे हैं, और साथ ही साथ आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरिंग है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स में आप बोल भी सकते हैं। साथ साथ दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 46,791 रुपीज़। 1 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 67,041 रुपीज़। साथ ही साथ आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में स्पेशल ऑफर्स भी हम दे रहे हैं, तो इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। तो यूपीएससी ऐसी बैचेस दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं, आने वाले दिनों में और नए बैचेस आएंगे, तो इसका हिस्सा जरूर बने। और साथ ही साथ आपको कहना चाहूँगा जब भी आएँ यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।